हमारे खास कार्यक्रम 4 का चौके का समय हो चुका है, जिसमें हम 4 बड़ी खबरों पर, जो दिन भर की 4 बड़ी खबरें हैं सियासत से जुड़ी हुई, उनका विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले बात सीट बंटवारे पर एनडीए में बैठकों का दौर जारी है। दरअसल इस पर लेकर हम चर्चा करेंगे और इसी को लेकर विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है, तो गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद हैं। बैठक में बिहार के लिए एनडीए उम्मीदवारों की सीट शेयरिंग और रणनीति पर चर्चा हो रही है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और किसी में किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। दूसरी खबर में बात होगी तेजस्वी यादव वर्सेस प्रशांत किशोर की। दरअसल बिहार में सबसे पहले प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने के बाद अब प्रशांत किशोर राघोपुर से जन स्वराज पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। वहां निकलने से पहले राजधानी पटना में उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि राघोपुर से मेरे चुनाव लड़ने की चर्चा मात्र से तेजस्वी यादव दूसरी सीट तलाशने लगे हैं। हार का ऐसा डर है, ऐसा भय है, और अगर मैं खुद राघोपुर में उतर गया तो फिर तेजस्वी वहां से भाग निकलेंगे। चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या पवन, ये बड़ा सवाल है और इसी पर आगे एक खबर होने वाली है कि क्यों मन बदल गया है। दरअसल पहले अटकलें थी कि पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी के टिकट पर, लेकिन भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चल रही इन तमाम अटकलों और कयासों पर विराम लगा दिया है, फुल स्टॉप लगा दिया है। पवन सिंह ने अपने भोजपुरी समाज को ये स्पष्ट किया है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, यानी बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी, और ना ही उनका इरादा चुनाव लड़ने का है। उन्होंने खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताया। और आखिर में बात होगी हरियाणा के हाई प्रोफाइल केस की। दरअसल आईपीएस सुसाइड केस में सोनिया गांधी ने पत्र लिखा है। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में गहरी हलचल मचा दी है। दरअसल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने मृतक अधिकारी की धर्मपत्नी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर गहरी संवेदनाएं तो जाहिर की और साथ ही कहा कि पूरन कुमार की मौत ये याद दिलाती है कि हमारे समाज में अब भी ऐसे पूर्वाग्रह मौजूद हैं जो वरिष्ठ दलित अधिकारियों को भी सामाजिक समानता से वंचित रखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जहां दिल्ली में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक अब भी जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, दिलीप जायसवाल भी मौजूद हैं। राधा मोहन दास, सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है बिहार में, वो भी इस बैठक में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं। तो बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग पर मंथन लगातार चल रहा है। एनडीए लगातार सीट शेयरिंग में मंथन को लेकर लगातार बैठकों का दौर एनडीए में जारी है और यही वजह है कि तमाम बड़े नेता और बिहार में प्रभारी मंत्री से लेकर नेता सब अब कोर ग्रुप की बैठक में मौजूद हैं। जेपी नड्डा के आवास पर ही बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद है, जो कि राजनीति के और सियासत के चाणक्य भी कहे जाते हैं और निश्चित तौर पर सूझबूझ और अनुभव के लिहाज से देखा जाए तो चाहे जेपी नड्डा हो या गृह मंत्री हो या धर्मेंद्र प्रधान हो, ये तमाम वो बड़े नेता हैं बीजेपी के जिन्होंने कई अहम चुनाव बीजेपी को जितवाए हैं अपने सियासी समीकरण और अपनी राजनीतिक सूझबूझ के साथ। धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, दिलीप जायसवाल की भी मौजूदगी है। राधा मोहन दास और सम्राट चौधरी भी इस बैठक में मौजूद हैं। बिहार चुनाव में लगातार सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा हुआ है उसको लेकर अब उसको हल करने की कवायद भी जारी है। हालांकि अभी भी अगर आप सुनेंगे तो तमाम, चाहे एनडीए के कोई भी नेता हो बिहार से संबंधित या दिल्ली से संबंधित, तो वो यही कहेंगे कि किसी प्रकार की कोई असमंजस नहीं है, किसी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है और किसी प्रकार की कोई नाराजगी कहीं भी नहीं है। चाहे एनडीए या महागठबंधन की बात हो तो तमाम दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। हालांकि राघोपुर से चुनाव लड़ने पर प्रशांत किशोर ने भी अब बयान दिया है। राघोपुर के लोग जो तय करेंगे वो करेंगे, प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है। मैं राघोपुर से चुनाव लड़ा तो तेजस्वी वहां से भाग जाएंगे, प्रशांत किशोर कह रहे हैं। तेजस्वी यादव को 2 जगह से चुनाव लड़ना पड़ेगा, प्रशांत किशोर कह रहे हैं। उन्होंने कहा है चुनाव के लिए दूसरी सीट तलाश रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का हाल राहुल गांधी जैसा होगा, जहां राहुल गांधी ने बीते लोकसभा चुनाव में 2 जगहों से चुनाव लड़ा था, यूपी से भी और दूसरा
कर्नाटक से भी। अब उसी का उदाहरण पेश करते हुए नजर आए प्रशांत किशोर। हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। 2 जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। खाली ये चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जनसुराज वहां लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ, छोड़कर गए वायनाड तो अमेठी से ही हार गए। इसलिए मेरे भाई आज जा रहे हैं, अभी चर्चा शुरू हो रही है, अभी तो चुनाव अब शुरू हो रहा है, घबराइए नहीं, आगे आगे देखिए क्या होता है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीलकमल जुड़ चुके हैं। सीधा नीलकमल, आप ही का रुख करते हुए, बिहार का चुनाव जो है वो ट्विस्ट एंड टर्न्स लगातार ले रहा है। अब जनसुराज पार्टी के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर, वो लगातार चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर में। बिल्कुल, देखिए सिर्फ जनसुराज के संस्थापक जो प्रशांत किशोर है वही चुनौती नहीं दे रहे तेजस्वी को। तेजस्वी यादव के खुद के बड़े भाई भी उनको चुनौती दे रहे हैं, तेज प्रताप यादव, क्योंकि महुआ सीट जो है वो राजद का गढ़ माना जाता है, लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता है। और तेज प्रताप यादव को जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने अपने घर से बेदखल कर दिया है, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है जनशक्ति जनता दल, और तेज प्रताप यादव ने आज यह ऐलान किया कि वो महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो तेज प्रताप यादव का यह जो ऐलान है ये तेजस्वी के लिए कम विस्फोटक नहीं है, क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर राघोपुर में जाकर के उनको चुनौती दे रहे हैं, वहां पर उनका समीकरण बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके खुद के बड़े भाई वो महुआ सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहां से आपको बता दें कि मुकेश रोशन जो बेहद करीबी है तेजस्वी यादव को, के उन्हीं को टिकट इस बार दिया जाना है, महुआ से उन्हीं को टिकट मिलने वाला है और वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में तेज प्रताप जो उनके खुद के बड़े भाई है वहां से चुनाव लड़ते हैं तो समझना मुश्किल नहीं है कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें किस प्रकार से बढ़ने वाली है। और सिर्फ 1-2 सीटें नहीं, राजद के तमाम ऐसे गढ़ जो हैं जहां पर तेज प्रताप यादव अपने पार्टी के सिंबल पर उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे। तो एक तरफ तो जनसुराज यानी परिवार से भी चुनौती मिल रही है तेजस्वी यादव को, तो वहीं प्रशांत किशोर भी लगातार चुनौती दे रहे हैं। बल्कि वो तो दावा कर रहे हैं कि अगर मैं खुद उतर गया राघोपुर सीट से तो हो सकता है कि दूसरी तलाशनी पड़े तेजस्वी यादव को। उन्होंने राहुल गांधी के साथ उनका कंपेयर कर दिया है कि जिस तरीके से लोकसभा में राहुल गांधी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा यूपी और कर्नाटक में, उसी तरीके से हाल होगा तेजस्वी यादव का। बिल्कुल, जैसे राहुल गांधी, उन्होंने अपने खुद ही उदाहरण दिया कि जैसा वायनाड से, केरल के वायनाड से राहुल गांधी अमेठी छोड़ करके वहां जाना पड़ा था। और प्रशांत किशोर से जब मेरी कल बात हो रही थी, उनसे 1-to-1 बात जब हो रही थी हमारी प्रशांत किशोर से, तो मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या राघोपुर से आपकी शुरुआत हो रही है चुनाव प्रचार अभियान की, तो क्या आप वहां से चुनाव लड़ेंगे? तो उन्होंने हंस के टाल दिया था और उन्होंने ये कहा था कि आने वाला समय बताएगा, अगर वहां की जनता और हमारे कार्यकर्ता कहेंगे तो मैं जरूर वहां से चुनाव लड़ूंगा और तेजस्वी यादव को हरा के आऊंगा वहां से। तो ये बातें उन्होंने विदाउट कैमरा, ऑफ द कैमरा कही थी। और आज भी उन्होंने यही बात कही कि अगर वहां की जनता और कार्यकर्ता कहेंगे तो वो वहां से चुनाव लड़ने को तैयार है। और वो वहां से अगर चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव को दूसरी सेफ सीट जो है वो तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि राघोपुर से उनको प्रशांत किशोर हरा देंगे, ये इनका दावा है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि अगर वहां से राघोपुर से, हालांकि नीलकमल, सबके अपने दावे हैं, सबके अपने अपने वादे हैं, सब तमाम राजनीतिक दल और जो तमाम पार्टियां हैं, नेता हैं, वो अपने अपने दावे कर रहे हैं कि ऑल इज वेल है, ऑल इज गुड है, हमारे बीच तो किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, 6 तारीख 11 तारीख नजदीक आ रही है नवंबर की, अब ऐसे ऐसे ही वो बाहर भी आ रही है। अगर पारिवारिक अंतर कलह है तो वो भी सामने आ रही है। अब लालू प्रसाद यादव भी तय करेंगे, ये भी तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया। लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी भी फंसा हुआ है दोनों ही खेमों में, महागठबंधन और एनडीए दोनों में। बिल्कुल, सीट शेयरिंग का मामला ही फंसा हुआ है कि कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा ये तय हो चुका है लगभग। अब सीट शेयरिंग यानी किस सीट पे कौन से पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, यही मामला फंसा हुआ है। आज शाम तक ये भी एनडीए में खासकर वो क्लियर हो जाएगा। और जहां तक महागठबंधन की बात है तो कांग्रेस ने आरजेडी को अल्टीमेटम दिया है, 12 तारीख तक का उनको अल्टीमेटम दिया है कि 12 तारीख तक सारे सीट शेयरिंग के जो मसले हैं उसको सुलझा लिया जाए। आत्मविश्वास में
प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर तैयारी के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि कितनी तैयारी है, कितने ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं या कितने जमीनी स्तर पर उनकी तैयारी नजर आती है, वो आने वाला समय बताएगा। बहुत शुक्रिया नीलकमल आपका इस जानकारी के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। अगली खबर का रुख करते हुए बड़ी खबर है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य से आजम खान ने मुलाकात की है। दरअसल रामपुर में आजम खान से मुलाकात स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है, बल्कि उनके आवास जाकर दोनों नेताओं के बीच करीब घंटों तक बातचीत हुई है। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य रामपुर पहुंचे और रामपुर पहुंचकर आजम खान से उनके आवास पर उन्होंने मुलाकात की। वाशिक खान रामपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हुए। वाशिक, ये लगातार 2 साल बाद चूंकि रिहाई हुई है आजम खान की, तो इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, आज ये मुलाकात हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य से, क्या मायने निकाले जाएं? देखिए मनीषा जी, मैं आपको बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज आए थे रामपुर। लगभग 2 साल बाद आजम खान से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात का जो मेन मायने निकाला जाए तो ये कहीं ना कहीं, जैसे मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी और आजम खान से भी इसके बाद पूछने की कोशिश की कि आने वाला वक्त जो 2027 का चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये एक रणनीति बनाई जा रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आजम खान से मुलाकात के बाद जिस तरीके से भाजपा सरकार, मौजूदा सरकार पर हमला बोला है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस तरीके से सरकार को घेरा है, बदले की राजनीति बताई है, आजम खान पर जिस तरीके के झूठे मुकदमे लगाए हैं उनको लेकर भी एक बड़ा, जिस तरीके से भाजपा पे उन्होंने हमला किया है, वहीं बरेली प्रकरण पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने यही जवाब दिया है। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य आजम खान से मुलाकात करने के बाद घंटों तक ये मुलाकात चली। आजम खान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसे मीडिया बताए, झूठे आरोप बताए, लगातार मौजूदा सरकार को ललकार दी, वहीं हमला उस सरकार पर किया, वो एक अपने आप में बड़ी बात है। और वहीं आजम खान से भी जिस तरीके से मैंने पूछने की, समझने की कोशिश की आने वाले चुनाव को लेकर, वहीं आजम खान ने भी कहा कि कुछ थोड़ा टाइम है अभी चुनाव में, अभी तो बहुत नतीजे आएंगे, कुछ लोग उतरेंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे। ये बड़ी बातें आजम खान ने आज कही। लेकिन ये मुलाकात अगर हम दोनों से बात की जाए या फिर दोनों अगर नेता खुलकर बात करें तो फिलहाल तो यही कहा जाएगा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी और एक नॉर्मल मीटिंग थी। लेकिन इसके सियासी मायने बहुत ज़्यादा ज़रूरी और ख़ासतौर पर यूपी में आजम खान की अगर हम मुस्लिम वोटर्स के बीच में या रामपुर ज़िले में अगर हम बात करें तो 50% से ज़्यादा का वो प्रभाव रखते हैं मुस्लिम वोटर्स पर। निश्चित तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य की ये मुलाकात वोट बैंक के नज़रिए से भी काफ़ी अहम है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज आए हैं और खासकर आजम खान को लेकर अगर रामपुर की बात की जाए, रामपुर एक मुस्लिम समुदाय वाला शहर माना जाता है और आजम खान का बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ एक सियासी कैरियर, एक इतिहास है। आजम खान का एक बड़ा दबदबा माना जाता है यहाँ के। और आजम खान यहाँ से कई बार की विधायक, सांसद, राज्यसभा मौजूदा। इस वक्त बता दें आप आपको, आजम खान का जिस तरीके से मामला है, जिस तरीके से रात एसटी हसन जो उनसे नाराज थे, उन्होंने भी एक बयान दिया है, कहीं ना कहीं आजम खान को अपना बड़ा बताया है। कहीं ना कहीं मैंने अभी आजम खान से पूछने की कोशिश करी, जिस तरीके से सवाल करा कि एसटी हसन साहब ने भी रात बयान दिया है और उसमें कहा है आजम भाई मेरे बड़े हैं, उनके एहसानात हैं मेरे ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये 27 के इलेक्शन को ये सब चीजें दर्शाती हैं कि आजम खान के ऊपर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक बड़ी जिम्मेदारी रखी है, उन्हें पुराना नेता बताया है, बड़ा नेता बताया है, तो 27 में कहीं ना कहीं आजम खान की जो सियासत है, जो राजनीति है, वो कहीं ना कहीं रंग जरूर लाएगी। हालांकि ये जो सियासी नेताओं के बीच में मुलाकात है आजम खान के साथ, ये अब सियासी मजबूरी है या फिर अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए मुलाकात हो रही है या फिर एक शिष्टाचार मुलाकात पर है, ये आने वाला समय बताएगा। वाशिक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नज़र आप इस पर बनाकर रखिएगा। तो ये जो मुलाकात हुई है, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आजम खान के आवास पर रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुलाकात की। आपको बताएं कि 2 साल बाद आजम खान जेल से रिहा हुए हैं और रिहाई के बाद से लगातार उनके आवास पर भी नेताओं का जो मुलाकात का दौर है वो चल रहा है। आजम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी मिलकर निकले हैं आवास से। मैं सीधा जानना चाहूंगा आजम भाई, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी निकले हैं, क्या कहेंगे? अंदर आने दो, अंदर आने दो भाई। बेल पर रिहा हुए बंदी से बीमार से मिलने आए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आजम भाई, 23 महीने बाद आप आए हैं जेल से और लगातार तो आ रहे हैं आपसे मिलने, अखिलेश यादव जी भी आए,
और आने वाले चुनाव में जो 2027 है उसकी भी तैयारियों को लेकर चर्चा बहुत तेज हो गई है, क्या कहेंगे? न जाने कितने इनकलाब आएंगे, कितने पड़ाव आएंगे, कितने साथी जुड़ेंगे, कितने जो आपने बहुत सारे अनिवार्य बयान भी दिए हैं, खासकर जो मुहबुल्ला नदवी जी हैं, वो जिस तरीके से मीडिया में बयान दे रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसको किस नजर से देखते हैं, क्या मानते हैं? मेरी कमियां होंगी, बता रहे हैं, मैं उससे अपनी सलाह करूंगा, जो मेरे अंदर कमियां हैं अभी खासकर एक बड़ा सवाल ये है कि वो मिलने भी नहीं आए हैं, लगातार अब मीडिया में बयान भी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे कोई रोक भी नहीं सकता रामपुर आने से। इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं लगातार। वो कल भी उन्होंने कल न्यूज चैनलों को बयान दिए हैं, उसमें भी इसी तरीके की बयानबाजी दी है, तो क्या मानते? कुछ जैसा सोचते हैं, जिम्मेदार आदमी है, यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट हैं, बस इतनी दरखास्त है उनसे कि अपने पौधे के मेयार का लिहाज रखें, अपनी जिम्मेदारियों के मेयार का लिहाज रखें, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, वरना सियासतदानों से लोग तो ये उनका तनहा नुकसान नहीं होगा, एक सियासी सिस्टम का नुकसान। मुरादाबाद एसपी हसन साहब ने जिस तरीके से रात बयान दिया है और कहा है कि आप मेरे बड़े हैं, मैंने आपको बड़ा बताया है और जो भी है उन्होंने जो शायद नाराजगी थी उससे भी कहीं गिले शिकवे को दूर करने की कोशिश की है, उसको क्या मानते हैं? मेरा तो उनसे बहुत मोहब्बत का रिश्ता रहा और उनके बहुत मेरे इदारे परेशान आते हैं। यहाँ जब हॉस्पिटल चल रहा था तो बगैर किसी उजरत, बगैर किसी तनख्वाह, बगैर किसी फीस के आते थे, तो अगर कुछ हमारे बीच गलतफहमियाँ हों तो वो अपनी जगह, लेकिन उनका एक पुरखलूस एहसान मेरे ऊपर है, मैं उसको मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आजम भाई बात करने के लिए। और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। पवन सिंह का चुनाव लड़ने से इनकार। दरअसल मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, ये पवन सिंह ने कह दिया है। मैंने चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं की, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। पवन सिंह की चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच ये चुनाव लड़ने को लेकर पूर्ण विराम लगाते हुए इन अटकलों पर पवन सिंह नजर आए हैं। पवन सिंह को लेकर ये अटकलें थी, कयास थे कि बीजेपी के नेताओं से उनकी लगातार मुलाकात चल रही थी। बिहार विधानसभा चुनाव है और एक बड़ा प्रभाव रखते हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी एक बड़ा प्रभाव रखते हैं। पहले भी चुनाव को लेकर उनकी अटकलें जो थी वो आसनसोल पश्चिम बंगाल की सीट से थी, हालांकि फिर उन्हें टिकट भी दिया गया। फिर काराकाट में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने बड़े मतों के साथ हराया। निश्चित तौर पर अपनी पैठ बना चुके पवन सिंह को लेकर अटकलें थी कि इस बार वो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से गले शिकवे मिटाने की प्रयास कर रहे हैं। बाकायदा कुछ तस्वीरें भी आई थी सामने, लेकिन उसके बाद से कहा जा रहा था कि हो सकता है कि कुछ सीट से बीजेपी जो है वो पवन सिंह को अपना टिकट दे सकती है, ये कैंडिडेट बना सकती है। लेकिन इन तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम, फुल स्टॉप लगाते हुए पवन सिंह नजर आए। उनका कहना है कि चुनाव लड़ने के लिए मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। आगे बढ़ते हुए अब आपको बताएं, जहां हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का ये पूरा मामला, जिसमें सोनिया गांधी ने पूरन कुमार की पत्नी को चिट्ठी भी लिखी। आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत पर सोनिया गांधी ने संवेदनाएं जताई हैं। उन्होंने लिखा है कि न्याय की इस लड़ाई में वो और पूरा देश उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। दलितों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ सिर्फ कांग्रेस खड़ी है, ये उन्होंने इस पत्र में लिखा है। तो सोनिया गांधी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, ये उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने इस चिट्ठी में जिक्र किया है सबसे पहले तो उनकी मौत को लेकर परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। पत्नी को उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि अत्याचार, जो दलितों के खिलाफ अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लड़ती आ रही है और आगे भी लड़ेगी।
तो हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत के बाद से लगातार इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। 8 पन्नों का सुसाइड नोट, उसमें दर्ज कुछ अधिकारियों के नाम, उसमें कुछ बड़े संवेदनशील आरोप और साथ ही साथ उनकी जांच। और इसके बाद अब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं सोनिया गांधी, जिन्होंने पत्र लिखा है। हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का पूरा मामला है, जिसमें सोनिया गांधी ने पूरन कुमार की पत्नी को चिट्ठी लिखकर कई बातों का उन्होंने जिक्र किया, उल्लेख किया है। आईपीएस की मौत पर सोनिया गांधी ने संवेदनाएं उनके परिवार वालों के प्रति जाहिर की हैं। साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण बात पार्टी को लेकर भी लिखी है। तो आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम के लिए चंडीगढ़ पीजीआई लाया गया है। आपको बताएं कि पोस्टमार्टम को लेकर परिवार अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। परिवार ये कह रहा है कि हमारी कुछ शर्तें हैं, उसके बाद ही हम पोस्टमार्टम होने देंगे। एडीजी लेवल का अधिकारी मर गया, एडीजी लेवल का अफसर मर गया, लेकिन इंसाफ नहीं मिला, ये उन्होंने कहा है। बिना सहमति के कुछ नहीं होगा, ये डीजीपी कह रहे हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का ये पूरा मामला है, जिसमें लगातार तब्दीलियां हो रही हैं। अब उनकी पत्नी और अमित रतन का भी आपने बयान सुना। इसके अलावा परिवार भी लगातार विरोध कर रहा है इस तरीके से कार्रवाई का। हालांकि वो लगातार सरकार से और प्रशासनिक अमले से एक गहन जांच पड़ताल की बात कह रहे हैं और मांग कर रहे हैं। और इसी को लेकर हरियाणा में शहर शहर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं और लगातार लोग जो हैं वो सड़कों पर भी आ गए हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लोग आए हैं प्रदर्शन में समर्थन देने के लिए, ऐसी भी जानकारी थी। हालांकि उसको लेकर कोई पुष्टि नहीं है। तो बिना सहमति कुछ नहीं होगा, ये डीजीपी ने कहा है। परिवार की सहमति होगी तभी पोस्टमार्टम भी होगा और जांच भी होगी। पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम को लेकर परिवार जो है वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, अपनी कंडीशंस पर अड़ा हुआ है। ये कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता या जब तक जांच को लेकर उन्हें आश्वासन या भरोसा नहीं दिया जाता, तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। तो बिना सहमति के हालांकि कुछ होगा भी नहीं, ये डीजीपी ने विश्वास दिलाया है। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का ये पूरा मामला है, जिसमें वो आत्महत्या करते हैं अपने आवास के कोठी नंबर 116 के बेसमेंट से उनका शव बरामद होता है। उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले को देखा जाता है और ये अब ताज़ा अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।